Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about OCD, obsessive compulsive disorder, and in the previous video we will discuss about anxiety disorder. Without any further delay, let's start our topic OCD. So obsessive का मतलब होता है थॉट डिसऑर्डर, किसी की थिंकिंग में प्रॉब्लम हो। जैसे वो कैसे पता चलेगा? कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेशन ऑफ अनवेलकम आइडियाज थॉट। ऑब्सेसिव में जो थॉट और आइडियाज़ है वो अनवेलकम्ड होते हैं और रिपीटेड मोड पर होते हैं। सेकंड है कंपल्सिव एक्टिविटी डिसऑर्डर, परफॉर्मिंग रिपीटेटिव एक्टिविटी to realize anxiety occur due to repeated thoughts। सेकेंड वर्ड क्या है? कंपल्सिव। इसमें एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ओसीडी है, अगर वो रिपीटेड मोड पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तो उसको एंजाइटी होने लगती है। तो उसी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो एक्टिविटी रिपीट करता है। सो जो ये कंपल्सिव है ये 20 to 30 ईयर्स के बीच तक होता है। ऑब्सेसिव मतलब थॉट डिसऑर्डर, कंपल्सिव मतलब एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओसीडी इज़ अ कॉमन क्रोनिक एंड लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर। ये एक तरह का कॉमन क्रोनिक और लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है इन विच अ पर्सन हैज़ अनकंट्रोल्ड रिकरेंट थॉट एंड बिहेवियर, जिसमें कि एक पर्सन के अनकंट्रोलेबल थॉट, बिहेवियर और एक्टिविटी, मतलब कि जो ऑब्सेसिव का मतलब था थॉट डिसऑर्डर और कंपल्सिव का मतलब था एक्टिविटी डिसऑर्डर को कंबाइन करके ओसीडी की डेफिनेशन बन गई। एक पर्सन में अनकंट्रोलेबल या फिर रिपीटेड थॉट, आइडियाज़ और एक्टिविटीज़, बिहेवियर होता है, इसको ओसीडी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कॉजेज। इसका फर्स्ट कॉज है जेनेटिक। जेनेटिक में जैसे कि जो ट्विंस बेबीज़ होते हैं, अगर वो उनमें 45 to 65% चांसेस होते हैं ओसीडी होने के। अगर कोई एडल्ट है तो उसमें 27 to 47% चांसेस होते हैं ओसीडी के। और अगर कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसमें 80 to 87% चांसेस जो हैं ओसीडी होने के। और जो डाइगोटिक ट्विंस होते हैं उसमें 47 to 50% चांसेस होते हैं ओसीडी होने के। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस। इसमें जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है वो अफेक्ट करता है, वो ट्रिगर करता है हमारे CNS को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स है वो शो होने लगते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। अगर ओसीडी वाले जो पेशेंट है वो अपना स्ट्रेस रिड्यूस नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अब नेक्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है या फिर जो अनब्रिंगिंग अपीयर होते हैं उसको उस जो ओसीडी पेशेंट जो होते हैं जिनको ओसीडी के सिम्टम्स है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। और जो फैमिलीज़ हैं वो इन्वॉल्व होती है इलनेस में और जो काउंटर प्रोडक्टिव वे होता है उसमें। अब नेक्स्ट है बिहेवियर थ्योरी और साइको एनालिटिक थ्योरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सन, मतलब कि ऑब्सेशन में क्या चीज़ें होती हैं और कंपल्सिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब वो देखेंगे। सो फर्स्ट है ऑब्सेशन, फियर ऑफ कंटामिनेशन। जो ऑब्सेशन वाले पेशेंट्स में कंटामिनेशन का फियर रहता है। और जो कंपल्सिव होते हैं उसमें वॉशिंग, क्लीनिंग, बार बार वॉश करेंगे हैंड्स को, बार बार क्लीन करेंगे
चीज़ों को। अब नेक्स्ट है ऑब्सेशन। इसमें डाउट करेंगे ये खुद की या फिर दूसरों की मेमोरी और परसेप्शन पे। लेकिन जो कंपल्सिव वाले होते हैं वो ऑर्डरिंग, अरेंज, काउंटिंग, रिपीटिंग, ये सभी चीज़ें को रिपीटेड मोड पे करेंगे, क्योंकि इसमें एक्टिविटी शो होती है कंपल्सिव में, और ऑब्सेशन में थॉट्स होते सिर्फ। नीड फॉर ऑर्डर और सिमेट्री, इसमें उसको हर एक चीज़ जो है वो सिमेट्री में चाहिए। रिपीटेड चेकिंग बिहेवियर, इसमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा बार बार चेक करके। ऑब्सेशन का लास्ट है सेफ्टी, और इसमें अरेंज ऑब्जेक्ट एंड मेक लिस्ट, बार बार ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करेगा, लिस्ट बनाएगा कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है। सो अब नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में जैसे उसका जनरल अपीयरेंस देखेंगे, उसकी ग्रूमिंग, हाइजीन, वेट, हाइट, जनरल अपीयरेंस, ये सभी। सेकंड है प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री देखते हैं। थर्ड है सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, और एमएसई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में फार्माकोथेरेपी में हम एंटी एंजाइटी देंगे और एंटी डिप्रेसेंट देंगे। एंटी एंजाइटी किस लिए? ताकि जो पेशेंट है अगर उसको रिपीटेड थॉट्स आते हैं या फिर रिपीटेड एक्टिविटी करने का मन करता है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तो उसको एंजाइटी होने लगती है, तो उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए एंटी एंजाइटी देंगे और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब है थेरेपीज़। कुछ थेरेपीज़ भी दी जाती है जैसे कि बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी और इंडिविजुअल थेरेपी। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं। इंक्रीज्ड एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज्ड होती है। इम्पेयर्ड कोपिंग एबिलिटी, मतलब वो कोप अप करने में कोप अप वो नहीं कर सकते। लो सेल्फ एस्टीम, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो लो होता है। अल्टर्न स्लीप पैटर्न, जो उसका स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहता है। अल्टर्न कम्युनिकेशन पैटर्न, जो उसका कम्युनिकेशन पैटर्न है वो भी अल्टर्न रहता है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट OCD. In the next video, we will discuss about depressive neurosis. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.